गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। घर पे पढ़ाई सभी अच्छे से कर रहे हैं, लेक्चर वीडियो देख रहे होंगे अच्छे से, और जो नहीं देख रहे हैं उन्हें बताया जाए कि वो भी देखेंगे। ठीक है, तो कल हमने किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट, और उसमें हमने पढ़ा था दो प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और दूसरी कौन सी थी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों को हमने फॉर्मूला लिखा था, डेरिवेशन किया था, और एक में हमने किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आज हम दो और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जिसमें से हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका सिंबल होता है डेल्टा टी बी। तो बॉइलिंग पॉइंट सोलवेंट का बढ़ जाएगा, उसे हम कहेंगे एलिवेशन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, तो मुझे वाटर दिया गया है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर। अब अगर मैं इस वाटर में NaCl सॉलिड ऐड कर देता हूं, मतलब मैंने इसमें ऐड कर दिया है एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो अब जो मेरे पास सोल्यूशन बनेगा, उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा 101 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा। तो डेल्टा टीबी क्या होगा? यहाँ पे डेल्टा टीबी होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। That will be 101 minus 100. That means 1 degree Celsius. This will be the elevation of boiling point. समझ गए सब बात ये वाली? इसके लिए हम एक फॉर्मूला देखते हैं, वो क्या होगा? तो जस्ट लाइक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। फिर m इज द मोलैलिटी। ठीक है, और अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करता हूं, तो डेल्टा टी बी हमारा हो जाता है के बी एम के इक्वल। और यहां पे जो के बी है, इसको नाम देते हैं एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका एक और नाम हम लिख सकते हैं, वी कैन कॉल दैट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, किसी भी नाम से इसको बुला सकते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। सबको ये बात क्लियर है? वेरी गुड। तो केएफ की तरह केबी का भी एक फॉर्मूला हमारे पास है। तो केबी को हम डिफाइन करते हैं फॉर्मूले से आर टीबी नॉट स्क्वायर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा वी एच। यहां पे हर टर्म का अपना एक मतलब है। वो मतलब क्या है? लेट मी राइट दैट हियर। तो आर हमारे पास है गैस कांस्टेंट, ठीक है, और टीबी नॉट का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब जब सिर्फ वहां पे सोलवेंट ही होगा, उसमें हमने सोल्यूट मिक्स नहीं किया है। m तो लिखा ही है मोलर मास ऑफ सोलवेंट, तो आई विल से मोलर मास ऑफ सोलवेंट हियर, राइट। और डेल्टा VH क्या है? डेल्टा VH हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इसकी डेफिनेशन हम सभी ने 11th क्लास के थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में पढ़ी है, और वो क्या कहता है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। दिस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इनकी यूनिट्स क्या होंगी? हमने लिखी थी, आर की यूनिट होती है, उसकी वैल्यू भी होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टीबी की यूनिट होगी केल्विन के अंदर, क्योंकि ये टेम्परेचर है। मोलर मास हमारे पास होगा ग्राम पर मोल के अंदर। और डेल्टा वी एच हमारे पास होगा, क्या होगा? किलो जूल
per mole. So these will be the units of each variable और constant. ठीक है, ये लिख लेंगे, फिर हम एक बार kb को डिफाइन करेंगे और kb की भी यूनिट मेंशन करेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो चलिए एक बार बात करते हैं kb की डेफिनेशन की और kb की यूनिट क्या होगी। kb मतलब एबिलियोस्कोपिक या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो फॉर्मूला हमने लिखा था, दैट वाज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू kbm। डेल्टा टीबी की यूनिट हमारे पास है केल्विन के अंदर, मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर किलोग्राम। इफ आई पुट द वैल्यूज हियर, तो आफ्टर पुटिंग द यूनिट्स हियर, केबी की यूनिट हमारे पास बनेगी केल्विन किलोग्राम पर मोल। दिस विल बी द यूनिट ऑफ एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अब एक बार हम केबी को डिफाइन कर देते हैं। तो केबी क्या है? फॉर्मूला वही है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई एम। लेट्स से मोलैलिटी इज टेकन एज 1, तो डेल्टा टीबी विल बिकम इक्वल टू केबी। वी कैन डिफाइन इट एज एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज द elevation in boiling point of the solvent when the molality of solution is taken as unit T. I am writing it, जो मैंने बोला अभी। तो Kb क्या है? इट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solvent when molality of solution is taken as unit T. ठीक है, तो ये हुआ हमारा डेफिनेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब हमने डेल्टा टीबी के बारे में समझ लिया थोड़ा बहुत। हमें बस एक बात और पता करनी है जो कि बेसिक है, और वो ये बात है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, आप सभी जानते होंगे, 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। वो ये है कि किसी भी लिक्विड को अगर हम वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं और जिस टेम्परेचर पर वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये बेसिक बात हो गई। अब जरा इसको हम समझते हैं वेपर प्रेशर की टर्म्स में, कि बॉइलिंग पॉइंट को हम वेपर प्रेशर की टर्म्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास टेम्परेचर है, यहाँ पे मेरे पास है वेपर प्रेशर, ये इंक्रीज करेगा, एंड दिस इज द लाइन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लेते हैं एट सर्टेन टेम्परेचर मेरा लिक्विड का वेपर प्रेशर ये है। ठीक है, एट सर्टेन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज दिस वन। तो अगर मैं इसको बॉईल करना चाहता हूं तो मुझे लिक्विड को हीट करना पड़ेगा, है ना। तो लिक्विड को हीट करेंगे तो टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर भी तो इंक्रीज होगा ना, है कि नहीं। तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड जैसे ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच करेगा उस समय हमारा लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मैं इस पॉइंट को टेम्परेचर लाइन पे मीट करवाता हूं तो दिस इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट। ठीक है, तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? Boiling point, it is defined as when vapor pressure of liquid becomes equal to the external pressure। अब external pressure हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है या फिर वो प्रेशर हो सकता है जो हमने बाहर से अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इसीलिए माउंटेन्स पे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि माउंटेन्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और आपका वाटर जो है वो जल्दी बॉईल हो जाता है। इसी वजह से माउंटेन्स पे कुकिंग करना डिफिकल्ट है, क्योंकि आपकी वेजिटेबल्स जो है जल्दी से सॉफ्ट नहीं होती है, क्योंकि पानी
जब उसको सॉफ्ट करना चाहता है उससे पहले ही वो इवेपोरेट होके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यहां तक लिखें, फिर हम बात करेंगे डेल्टा टीबी को हम इस ग्राफ में कैसे दिखा सकते हैं। तो चलिए एक बार हम जरा डेल्टा टीबी को ग्राफ पे शो करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ होगा, ठीक है। यहां पर हमारे पास टेम्परेचर है, यहां पर हमारे पास है वेपर प्रेशर। मान लेते हैं ये लाइन रिप्रेजेंट करती है एक्सटर्नल प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। लेट्स से एक्सटर्नल प्रेशर मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर माना है। एट ए सर्टेन टेम्परेचर मान लेते हैं मेरे पास रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर मैंने ये मान लिया, दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट बिलोंग्स टू द रूम टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने बात करी जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं मैं, बढ़ा रहा हूं, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा लाइक दैट। इस पॉइंट पर मैं अगर मैच करता हूं इसको, तो दिस पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये हमने पहले भी डिफाइन किया था, थोड़ी देर पहले ही, है ना। अब मैंने इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है। तो जो सोल्यूट मैंने इसमें ऐड किया है वो सॉलिड है। सॉलिड सोल्यूट का मतलब होता है कि उसका वोलेटाइल नेचर बिल्कुल ही जीरो है, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मैंने इसमें ऐड कर दिया, और हमने पहले पढ़ा था लेक्चर्स में कि व्हेन यू ऐड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। तो यही वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया like that. At same temperature vapor pressure decreases. This was the line of pure liquid. अब जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कर्व ड्रॉ करेंगे, वो सोल्यूशन का कर्व होगा। तो वही टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा एंड इट विल टच राइट हियर, और इस पॉइंट को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? एज यू कैन सी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, और ये जो गैप हमारे पास है, इस गैप को हम कहेंगे डेल्टा टीबी। सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबीएस माइनस टीबी नॉट, where TBS is known as the boiling point of solution and TB naught is known as the boiling point of pure solvent. आई थिंक सभी को एक ग्राफ समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका सिंबल है पाई। इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में, बट इससे पहले हमें समझना है कि एक प्रोसेस होती है, उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस को समझने के बाद हम ऑस्मोटिक प्रेशर को अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या है? इसमें वी हैव मूवमेंट ऑफ, आई विल राइट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ही होगा यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में सॉल्वेंट जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहता हूं तो मान लीजिए कि ये मेरे पास एक चेम्बर है, कंटेनर है, ये है मेरे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम, इसको मैं शॉर्ट में एसपीएम कह देता हूं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल छेद होते हैं, उन स्मॉल पोर्स से स्मॉल मॉलिक्यूल ही पास कर सकता है, ठीक है। और स्मॉल मॉलिक्यूल भी पास तब करेगा जब
दोनों जगह पे कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा। ठीक है, ओके। मान लेते हैं कि यहां पर मेरे पास प्रेजेंट है एक लिक्विड, दिस लिक्विड हैज लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मेरे पास यहां पर भी एक लिक्विड प्रेजेंट है, इस लिक्विड में है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो कंसंट्रेशन किसकी है वो डिफाइन करना जरूरी है यहाँ पे, तो आई विल राइट हियर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और ये भी होगा लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो जो सोलवेंट का पार्टिकल है वो यहां से यहां मूव करेगा। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज नोन एज ऑस्मोसिस। समझ गए सब बातें वाली? वेरी गुड। अब सोलवेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे मूव क्यों करा है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो मैं एसपीएम के बारे में बता देता हूं। एसपीएम एक तरह की मेम्ब्रेन है जिसमें स्मॉल पोर्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं। तो उन स्मॉल पोर्स में से ऑब्वियस सी बात है स्मॉल मॉलिक्यूल ही पास कर पाएगा। स्मॉल पार्टिकल लिख सकते थे, मैंने यहां मॉलिक्यूल डिफाइन कर दिया। स्मॉल मॉलिक्यूल कैन पास, द प्रॉपर वर्ड विल बी पार्टिकल, बिकॉज वहां पे हमारे पास आयन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है। ठीक है, तो स्मॉल पार्टिकल कैन पास फ्रॉम दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बेसिकली यहां पर भी प्रोसेस डिफ्यूजन की ही है, लेकिन हमने इसको नाम ऑस्मोसिस दिया क्योंकि इसमें रोल एसपीएम का आ गया। बस इस एसपीएम की वजह से थोड़ा प्रोसेस में चेंज आ गया। ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे। यहां पर कंसंट्रेशन सोल्यूट की कम है। मैं ये जानता हूं कि सोल्यूट प्लस सोलवेंट को मिक्स करने के बाद मुझे सॉल्यूशन मिलता है। अब अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो ऑब्वियस सी बात है सोलवेंट की कंसंट्रेशन हाई होगी इस केस में, है कि नहीं? और अगर यहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है तो ऑब्वियस सी बात है सोलवेंट की जो कंसंट्रेशन है यहां पे वो लो होगी। ध्यान दे, सोलवेंट अपना हाई साइड से लो साइड की तरफ मूव कर रहा है। समझे बात ये वाली ना? मैं रिपीट कर देता हूं बात ये वाली। लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट का मतलब है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट। ठीक है, एंड वाइस वर्सा फॉर दिस केस। तो सोलवेंट जो है वो हाई साइड से लो साइड पे जा रहा है, और हमेशा कोई भी चीज स्पॉन्टेनियसली मूव तब करती है जब वो हाई साइड से लो साइड पे जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्लो प्रेजेंट है, मैंने यहां पे बॉल रख दी है, तो स्पॉन्टेनियसली बॉल नीचे जाएगी। ठीक है, अगर मैं ऐसा एक और डायग्राम बनाता हूं और मैंने बॉल यहां रखी है तो बॉल अपने आप ऊपर नहीं आ सकती। दैट इज नॉट स्पॉन्टेनियस, दिस इज स्पॉन्टेनियस। तो ये वाली हाइट ज्यादा है, ये वाली हाइट कम है, तो एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम हाई टू लो। तो यहां पर भी सोलवेंट की कंसंट्रेशन हाई है और सोल्यूट की लो है। सॉरी, इस केस में सोलवेंट लो है, इस केस में सोलवेंट हाई है, इस केस में सोलवेंट लो है। तो सोलवेंट उसी रूल को फॉलो कर रहा है, सोलवेंट हाई से लो पर ही जा रहा है, और क्योंकि सोलवेंट का पार्टिकल साइज छोटा है इसीलिए वो एसपीएम से पास हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। आई थिंक सभी को यह बात समझ में आई होगी, इसे नोट करेंगे। तो अब हमने ऑस्मोसिस को समझ लिया है, अब समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो एक रफ सा डायग्राम बनाता हूं मैं। मान लीजिए कि ये एक चेंबर है, यहां पर मेरे पास प्रेजेंट है ये एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एसपीएम कैन बी नेचुरल और इट कैन बी सिंथेटिक। ठीक है, नेचुरल हमारे पास है पिग ब्लैडर और सिंथेटिक हमारे पास होती है सेलोफेन। तो
कोई भी यूज कर सकते हैं। यहां पर मेरे पास है लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। अगर कंसंट्रेशन सोल्यूट की यहां पर कम है तो ऑब्वियस सी बात है सोलवेंट की कंसंट्रेशन हाई होगी, और इस तरफ मेरे पास प्रेजेंट है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब मैं ना यहां पर एक गैप बना देता हूं ताकि मैं यहां से प्रेशर अप्लाई कर सकूं। लेट मी चेंज हिट, लेट मी पुट हियर। तो यहां पर मैंने एक गैप बना दिया और यहां से मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई करेंगे यहां से। अब बेसिकली ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में सोलवेंट यहां से यहां मूव करना चाहता है और वो करेगा। अब मैं ये चाहता हूं कि सोलवेंट जो है ना वो इस साइड से इस साइड तक ना आ पाए, तो मुझे इस साइड पर प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि सोलवेंट वहीं पर रहे। तो द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट हैज टू बी एक्सर्टेड ऑन द हाई कंसंट्रेशन साइड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सोलवेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन साइड इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं रिपीट करता हूं, वो प्रेशर जो मैं हाई कंसंट्रेशन साइड पे लगाऊं ताकि सोलवेंट जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक नहीं आ सके, उस प्रेशर को मैं कहूंगा ऑस्मोटिक प्रेशर। लेट मी डिफाइन दैट इन वर्ड फॉर्म। So it is the amount of pressure that is exerted on high concentration, बेसिकली वो सोल्यूट की होगी, ध्यान रखेंगे, हाई कंसंट्रेशन साइड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ solvent from low concentration side, and this pressure is known as osmotic pressure, जिसका सिंबल हमारे पास होता है पाई। और इसे नोट करेंगे, उसके बाद हम इसका मैथमेटिकल पार्ट देखते हैं। तो चलिए एक बार हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है क्या होगा वो देखते हैं। उससे पहले मैं एक और डायग्राम बनाता हूं कि फॉर्मूला अप्लाई हम कैसे करेंगे वहां पे। ठीक है, अभी तक मैंने बात करी है लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन की। अब मैं इसको और सिंपल कर देता हूं। सिंपल मैं ये कर रहा हूं, मैं जो लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है उसको सिर्फ सोलवेंट की तरफ लेके जाऊंगा, मतलब वहां मेरे पास प्योर सोलवेंट होगा, और जहां मेरे पास हाई कंसंट्रेशन है वहां पर मैं सिर्फ लूंगा सोल्यूशन को। ठीक है, तो मैं जस्ट थोड़ा चेंज कर रहा हूं कि जहां पर लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है उसको मैं प्योर सोलवेंट लूंगा, और जहां मेरे पास पहले हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट थी उसको मैं बना दूंगा सोल्यूशन। बट इट कैन हैव एनी कंसंट्रेशन, इट डजंट मैटर, क्योंकि ये तो प्योर ही है। तो यानी कि अब जो डायग्राम मेरे पास यहां पर है कुछ इस तरह का है। यहां मेरे पास प्रेजेंट है प्योर सोलवेंट, और यहां मेरे पास प्रेजेंट है सॉल्यूशन। नाउ द सॉल्यूशन हैज C कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वही बात है, यहां पर हम फिर से इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। ये प्रेशर मान लो पाई के इक्वल है। ये पाई क्या है, पाई ये है कि सोलवेंट यहां से यहां ना आ सके, उतना पाई हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो देखा ये गया कि जो पाई है ये प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, दिस कंसंट्रेशन C। ऑल्सो जो पाई है तो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। किसका टेम्परेचर, इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर। बिकॉज अगर टेम्परेचर हाई होगा तो पार्टिकल्स में मूवमेंट होगी, और पार्टिकल्स में अगर मूवमेंट होती है तो वो SPM को क्रॉस कर सकते हैं इजिली।
तो उन पार्टिकल्स की हाई मूवमेंट को रोकने के लिए मुझे हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन इनटू टेम्परेचर के। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब रिमूव किया गया तो हमें मिलता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, वेयर आर इज द बेसिकली वही गैस कांस्टेंट। दिस इज आवर फॉर्मूला। गैस कांस्टेंट क्यों लिखा? बिकॉज कैलकुलेशन के दौरान जो वैल्यू आई ना वो गैस कांस्टेंट के बराबर ही थी, इसलिए हमने यहां पे गैस कांस्टेंट ही लिख दिया। ठीक है, तो पाई क्या है? पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर। सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन इंसॉल्वेंट है, इसकी बात नहीं कर रहे हम, इसकी बात कर रहे हैं। टी क्या है? टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम क्या है मेरे पास? सिस्टम ये पूरा है। जिस सिस्टम में ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है उसको मैंने सिस्टम कहा है, तो उसका टेम्परेचर हम नोट करेंगे। दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। एक सवाल मेरा है आप सबसे कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस कब तक होगी? ये कभी ना कभी तो रुकेगी ना, कभी ना कभी तो इक्विलिब्रियम अटेन होगा यहां पे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं लिख के, अगर आपको आइडिया हो तो मैं बताता हूं क्या है इसमें कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक दोनों साइड पर कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। ठीक है, जैसे यहां सोलवेंट है, यहां सॉल्यूशन है, तो सोलवेंट यहां पर तब तक जाएगा जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल हो जाए, तब तक हमारी ऑस्मोसिस की प्रोसेस चलती रहेगी। अब व्हेन दे बिकम इक्वल देन द इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड। इसे नोट करेंगे, फिर हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं। ठीक है, इसमें हम एक और फॉर्मूला लिखेंगे। उस फॉर्मूले में हम ये भी देखेंगे कि अगर यहाँ पे प्योर सोलवेंट ना हो के कंसंट्रेशंस हो दोनों साइड पे, तब उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। लेट्स चेक दैट, नोट करेंगे इसको। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर हमारे दोनों चेंबर्स में डिफरेंट कंसंट्रेशंस प्रेजेंट है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो मैं फिर से वही डायग्राम बनाता हूं, बार बार मैं वही डायग्राम बना रहा हूं क्योंकि वही डायग्राम इंपॉर्टेंट भी है। ये हमारी क्या है? एसपीएम है। यहां पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है? लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। अब मैंने यहां पे सोलवेंट ना लेके सोल्यूट की लो कंसंट्रेशन ली है। अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन लो है तो मुझे बताओ सोलवेंट की कंसंट्रेशन कैसी होगी? हाई होगी। यहां मेरे पास है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, तो अगर यहां पे हाई कंसंट्रेशन सोल्यूट की है तो सोलवेंट की क्या होगी? लो होगी। सोलवेंट विल मूव फ्रॉम हाई सोलवेंट टू लो सोलवेंट। मान लेते इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी कंसंट्रेशन C2 है। यहां पर मैं लगाता हूं प्रेशर पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। सिस्टम का टेम्परेचर है T, तो पाई का फॉर्मूला बनेगा RT C2 माइनस C1। ठीक है, where C2 is the concentration of high concentration of solute and C1 is the low concentration of solute. R and T are the known. R is gas constant, T is the temperature of system. ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे। एक बार मैं बता दूं ये फॉर्मूला आया कैसे है। मैं ये बता चुका हूं पहले कि कोई भी चीज जो है वो मूव करती है हाई से लो की तरफ। तो मान लेते हैं कि ये C2 है तो ये क्या होगा? C1 होगा। तो हमारा जो सोलवेंट है वो यहां से यहां तक आ सकता है, तो मुझे जो ये गैप है इस गैप के जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको यहां पे माइनस किया। तो ये हुआ C2 माइनस C1, ये गैप है। इस गैप के जितना प्रेशर अगर मैं लगा देता हूं तो ये जो बॉल है ये नीचे नहीं आएगी। इसको मैं अगर सोलवेंट का पार्टिकल कहता हूं तो सोलवेंट का पार्टिकल नीचे नहीं आएगा। समझे सब बात ये वाले के नहीं? एक बार फिर बताऊं मैं, देखो
ये है C2 कंसंट्रेशन, ये है C1 कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट का पार्टिकल यहां से यहां नीचे आना चाहता है, मुझे इस सॉल्वेंट के पार्टिकल को नीचे आने से रोकना है, तो मुझे इतना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो ऊपर ही रहे। ये प्रेशर क्या है? ये प्रेशर है C2 माइनस C1, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा, C2 माइनस C1। This is your formula when you have two different concentrations of solute. इसे भी नोट कर लेंगे। तो इतना ही करते हैं आज हम, जो टर्म्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, कि आज के लिए ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। वो टर्म्स बहुत बेसिक सी है, उन टर्म्स के बाद हम ये भी समझेंगे कि कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड हमारे पास होगा जिसकी हेल्प से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में। देन वी विल स्टडी कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है जिसकी हेल्प से हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को फाइंड कर सकते हैं। एंड एट द लास्ट थर्ड लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द numericals of these colligative properties and also we'll study about the relations between them. Okay, तो इतना ही आज के लिए, तब तक के लिए stay healthy, be safe and bye to all.